नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन। लोकसभा में आज भी विपक्ष के गतिरोध के चलते कार्यवाही प्रभावित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील भी की। गतिरोध के चलते कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के बावजूद आज शून्यकाल के दौरान सांसदों ने सभापीठ की अनुमति से लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाए। राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए। राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के चलते कार्यवाही सोमवार 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों पर उन्हें घेरा। उन्होंने कहा है कि जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से कम 15 विशेष अधिकार के प्रस्ताव लंबित हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर और पेपर लीक के मामलों को लेकर झारखंड के भाजपा सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफे की मांग की। भाजपा का आरोप कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित और इसीलिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मामले की स्वतंत्र जांच जरूरी। भाजपा सांसद संजय सेठ ने मामले की जांच सीबीआई से कराई जाने की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से रांची पहुंचकर छात्रों का समर्थन करने और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करने की अपील की। दिल्ली में हाल ही में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों का दर्द सामने आया। हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए जवानों के परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आपबीती बताई। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस से हुई भिड़ंत में दिल्ली पुलिस के कई जवान और अधिकारी भी घायल हुए थे। पुलिसकर्मियों के परिजनों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प के एक ही पक्ष का वीडियो दिखाया जा रहा है और ऐसे में इनकी मांग है कि संसद में इस मुद्दे पर भी चर्चा हो। एक पुलिसकर्मी की बेटी ने कहा है कि उनके पापा को बुरी तरह से घायल कर दिया गया था और उनके साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। घायल एसीपी के बेटे लक्ष्य ने बताया है कि उनके पिता और उनके स्टाफ के ऊपर पथराव कर दिया गया जब वो अपने स्टाफ को ब्रीफ कर रहे थे। पुलिसकर्मी की पत्नी सीमा ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों के पथराव में उनके पति की जान बाल बाल बची। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कई अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एआई से बने मॉर्फ्ड वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। ये भारत में एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी के खिलाफ दर्ज किए गए सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर यह भ्रामक मॉर्फ वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और इस दौरान अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन होगा। पीएम मोदी विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखेंगे और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा, ट्रांसमिशन और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं सहित हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत कर राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती देंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर में श्री रामकृष्ण आश्रम स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे और ये केंद्र स्वामी विवेकानंद की 1892 की ऐतिहासिक मैसूर यात्रा की स्मृति में बनाया गया है और युवाओं में मूल्य आधारित शिक्षा, नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देगा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के अपने समकक्ष आंद्रेस सिमिहा से कहा है कि काला सागर में किसी भी पक्ष की ओर से वाणिज्यिक जहाज और भारतीय नाविकों पर हमले बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और भारत इनकी कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा कि बातचीत के दौरान उन्हें यूक्रेन संघर्ष और शांति वार्ता से जुड़ी हालिया घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत हमेशा संबंधित पक्षों के बीच बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान भूटान के राजा से मुलाकात की और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय विकास सहयोग में हुई प्रगति के बारे में बातचीत हुई। भूटान के राजा ने भारत के प्रगतिशील कदमों की सराहना की और साथ ही जीएमसी में हो रहे घटनाक्रमों के बारे में बताया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अपना समर्थन दोहराया। भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने एक्सट्रीम वेदर ग्रेड यानी कि XWG डीजल को लॉन्च किया है। लॉन्च दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में हुआ। सेना प्रमुख ने कहा है कि ये डीजल एक गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि इससे उन सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा जिन्हें इतनी ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों में मशीनों का संचालन करना पड़ता है और ये स्वदेशी तकनीक भारतीय सेना और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई है। विशेष डीजल को अत्यधिक ठंड और ऊंचाई वाले इलाकों में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है। लद्दाख, सियाचिन और अन्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य डीजल के जमने की समस्या को देखते हुए XWG डीजल सेना के वाहनों और उपकरणों के निर्बाध संचालन में मदद करेगा। 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। उमर खालिद ने अंतरिम जमानत की मांग भी की है और कोर्ट ने उस पर भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में कल देर रात 4 मंजिला कोहिनूर इमारत का एक हिस्सा ढह जाने से 9 व्यक्तियों की मौत हो गई और कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ और का कहर जारी है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ के कारण 20 जिलों के 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और करीब 1.90 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर 520 राहत शिविरों में रखा गया है। असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को बड़ी राहत देते हुए 4 जिलों में सभी तरह के कर्ज की किस्तों के भुगतान पर 6 महीने की रोक लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि यह फैसला राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में लिया गया और इस बैठक में आरबीआई, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सभी वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। असम में गुरुवार को 2 और लोगों की मौत के बाद बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है, जबकि राज्य के 4 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की तादाद घटकर 2.12 लाख रह गई है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य के बाढ़ प्रभावित शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों का सर्वे कर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। गुजरात में मानसून की स्थिति गंभीर। आईएमडी ने आज राज्य के 13 जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और इसमें मध्य और दक्षिण गुजरात के अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ सहित कई जिले शामिल हैं। गुजरात के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद और नवसारी सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल, कॉलेज बंद। गुजरात सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मछुआरों को 1 अगस्त तक समुद्र में नहीं जाने की सख्त सलाह दी गई है। राज्य प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मौसम विभाग ने आज गुजरात के साथ ही मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरल में आज से मानसून फिर से सक्रिय होने के साथ ही
अगले 48 घंटों में भारी बारिश के दौरान जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक राज्य के सभी जिलों के लिए वर्षा संबंधी अलर्ट जारी किया है। आज 11 जिलों और कल 9 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी थी। तेलंगाना में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। हैदराबाद समेत कई जिलों में तेज बारिश के कारण जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रा एहतियात के तौर पर स्थगित। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया ये फैसला। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका। रास्तों की स्थिति और मौसम की समीक्षा के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 23 ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया और इस निर्णय से प्राचीन शैलचित्र, चट्टानी नक्काशियां और ऐतिहासिक किले, गुफाओं को कानूनी संरक्षण के साथ ही व्यवस्थित संरक्षण एवं जीर्णोद्धार सुनिश्चित किया जाएगा। आज शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की हिम्मत और हौसले से भरी जीवन गाथा देश की हर पीढ़ी को मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अमर शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। एक संदेश में उन्होंने कहा है कि स्वाधीनता के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले शहीद उधम सिंह जी का जीवन धैर्य, संकल्प और राष्ट्रभक्ति का अप्रतिम उदाहरण है। गृह मंत्री अमित शाह ने महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया और कहा है कि कथा सम्राट के रूप में विख्यात प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में घटनाओं का ऐसा सजीव चित्रण किया है कि उनकी रचनाएं आज भी जीवंत प्रतीत होती हैं। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में रहे और डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग शेयरों में दिखी खरीदारी। आज सोना चांदी गिरावट के साथ खुले। एमसीएक्स पर सोना 0.58% और चांदी 0.48% तक फिसल गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दोनों ही कीमती धातुओं में कमजोरी देखी गई। एप्पल कंपनी ने जून तिमाही में भारत में रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया। वैश्विक स्तर पर कंपनी का तिमाही राजस्व $109.4 अरब रहा, जिसमें भारत में मैक और आईफोन की मजबूत मांग का बड़ा योगदान रहा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किया जाएगा स्थापित। 3,500 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 14,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। और बुलेटिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत वैश्विक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर में 5G, 6G, सेमीकंडक्टर और टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण व अनुसंधान का एकीकृत केंद्र विकसित किया जाएगा। भारत और जर्मनी AI, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और रिसर्च जैसे भविष्य के क्षेत्रों में बढ़ाएंगे सहयोग।
IGCC इंडस्ट्री डायलॉग 2026 में दोनों देशों ने तकनीकी साझेदारी और नवाचार को नई गति देने पर जोर दिया। IGCC के महानिदेशक जान नोएथर ने कहा है कि भारत और जर्मनी के उद्योग तथा शोध संस्थान मिलकर वैश्विक स्तर की नई तकनीकों के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जान नोएथर ने कहा है कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जर्मनी का अहम साझेदार बनकर उभर रहा है, जबकि मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में भूमिका को और मजबूत करेगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत 2047 विजन के तहत 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन को $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। DPIIT सचिव ने कहा है कि इससे भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश बढ़ाने और कारोबार को आसान बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के वाडी रायचूर खंड की विद्युत कर्षण प्रणाली के उन्नयन के लिए 220 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना के तहत 102 किलोमीटर लंबे रेलखंड को 25 केवी से 50 केवी विद्युत प्रणाली में अपग्रेड किया जाएगा। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने देश को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो मिलकर इनक्रेडिबल इंडिया बाय इंडिगो अभियान चलाएंगे, जिसके जरिए भारत के पर्यटन स्थलों का प्रचार देश विदेश में किया जाएगा। NHAI ने देश भर के टोल प्लाजा पर वर्ल्ड क्लास पब्लिक टॉयलेट सुविधाएं विकसित करने की पहल शुरू की है। नई सुविधाओं में आधुनिक सैनिटेशन और IoT आधारित मॉनिटरिंग, दिव्यांगजन के लिए आसान पहुंच और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण और फील्ड ट्रायल के बाद ही E20 पेट्रोल को देश भर में लागू किया गया। सरकार के अनुसार परीक्षणों और करोड़ों वाहनों के सर्विस डेटा में E20 से इंजन को कोई बड़ा नुकसान या असामान्य घिसावट नहीं मिली है और साथ ही इससे बेहतर प्रदर्शन और कम कार्बन उत्सर्जन में भी मदद मिलती है। आज आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख। आयकर विभाग के अनुसार असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5.5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं। भारत ने बिहार के प्रसिद्ध मखाने की 60 टन खेप समुद्री मार्ग से कनाडा निर्यात की। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्यात भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। FSSAI ने सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज की वंडरलैंड किशमिश के एक बैच को वापस मंगाने का निर्देश दिया। जांच में उत्पाद में तय सुरक्षा सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष पाए गए। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने गुजरात के हंसलपुर स्थित अपने चौथे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया और इसके साथ ही इस परिसर की वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 10 लाख वाहन हुई। नए प्लांट के चालू होने के बाद मारुति सुजुकी की पूरे भारत में कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 29 लाख वाहन हो चुकी है और इसी के साथ ही भारत का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स भी बना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के चरणबद्ध तरीके से हथियार छोड़ने पर बनी सहमति। उन्होंने इसे गाजा युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। ट्रंप के अनुसार हथियार छोड़ने की प्रक्रिया के साथ ही इजरायली सेना पीछे हटेगी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल नए फिलिस्तीनी पुलिस बल के साथ मिलकर व्यवस्था संभालेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियान का वीडियो जारी कर कहा है कि 30 जुलाई तक 24 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला गया, जबकि 2 जहाजों को निष्क्रिय कर 2 पर कार्रवाई की गई। एड्स 2026 सम्मेलन में अमेरिकी विदेश विभाग की प्रस्तुति के दौरान अफ्रीका का गलत मैप दिखाए जाने पर खड़ा हुआ विवाद। मैप में सभी देशों के नाम गलत लिखे हुए थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने गलती की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि जल्दबाजी में स्लाइड तैयार करने के दौरान ये त्रुटि हुई है, तो वहीं OpenAI ने कहा है कि ये मामले की जांच कर रहा है।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सियूटा में प्रवासियों की भारी घुसपैठ के बाद स्पेन के साथ शेंगेन समझौते को निलंबित करने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने अवैध माइग्रेशन को यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया और कहा है कि जरूरत पड़ने पर इटली सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। चिली ने वेनेजुएला के साथ काउंसलर संबंध फिर से किए बहाल। राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्टा ने इसे दोनों देशों के रिश्तों में नए दौर की शुरुआत बताया। राष्ट्रपति जोस एंटोनियो ने कहा है कि सुरक्षा, प्रवासन और आर्थिक विकास जैसे साझा मुद्दों पर मिलकर किया जाएगा काम। 2025 की शुरुआत में दोनों देशों ने काउंसलर संबंध समाप्त कर दिए थे। क्यूबा ने अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की है। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने कहा है कि ये बदलाव क्यूबा का संप्रभु फैसला है और अमेरिका के दबाव में नहीं है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य प्रमुख सेवाओं का निजीकरण नहीं किया जाएगा और साथ ही सरकार कारोबारियों को ईंधन और दवाएं आयात करने तथा निजी पर्यटन कंपनियों को काम करने की अनुमति देगी। दक्षिण जापान में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। सबसे अधिक मौतें एक पेपर मिल और एओन शॉपिंग मॉल में हुई है, जहां गैस विस्फोट की भी सूचना मिली है। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के 3 दिन बाद भी कुमामोटो प्रांत के कशिमा में गिरे हुए एओन शॉपिंग मॉल में राहत और बचाव अभियान जारी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए धमाके और उसके बाद मलबा गिरने से कम 34 खनिकों की मौत हुई। हादसे के समय खदान में 36 मजदूर मौजूद थे। बचाव दल ने करीब 4000 फीट की गहराई पर राहत और बचाव अभियान चलाया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग में भारत के लवप्रीत सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। 28 साल के लवप्रीत ने पुरुषों के 110 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीतने में सफलता पाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में सीमा कालीरमन ने महिलाओं के डिस्क थ्रो में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। उनके शानदार प्रदर्शन से एथलेटिक्स में भारत के पदकों की संख्या 4 हो गई है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज देर रात कॉमनवेल्थ खेलों में जेवलिन थ्रो फाइनल में हिस्सा लेंगे। नीरज चोपड़ा के अलावा भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह भी फाइनल में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत के 10 मुक्केबाज सेमीफाइनल मुकाबले में उतरेंगे और इन मुकाबलों में जीत उन्हें स्वर्ण पदक की दौड़ में पहुंचा देगी। भारत की लंबी दूरी की धाविका पारुल चौधरी और राष्ट्रमंडल खेलों का अभियान निराशाजनक ढंग से समाप्त हुआ। महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल 13वें स्थान पर रही। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के डेकाथलॉन स्पर्धा में भारत के तेजस्विन शंकर दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। आज तेजस्विन पॉल वॉल्ट और भाला फेंक में उतरेंगे। भारतीय पुरुष लॉन बॉल जोड़ी नवनीत सिंह और दिनेश कुमार ने राष्ट्रमंडल खेलों के सेक्शन में बी में लगातार तीसरी जीत हासिल की है और इस जीत के साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता में अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा। भारतीय ओलंपिक संघ ने ग्लासगो में एक रंगारंग पतंग महोत्सव का आयोजन किया। इसमें राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी, अधिकारी और प्रतिनिधि उत्साह के साथ शामिल हुए। आईसीसी ने 2027 के वनडे विश्व कप के लिए वेन्यू का ऐलान कर दिया है। अक्टूबर से नवंबर 2027 में होगा ये विश्व कप का आयोजन। यूएई ने 2027 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। कुआलालंपुर में आयोजित एशिया क्वालिफायर के फाइनल में मलेशिया को 1 रन से दी मात। जो रूट फिर से बने इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान, रिटायर हो चुके बेन स्टोक्स के स्थान पर संभालेंगे टीम की कमान। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वह ब्रेंडल मैकलम का स्थान लेंगे। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम अगले महीने होने वाली FIH विश्व कप में पहनेगी केसरिया रंग की जर्सी। हॉकी इंडिया ने कहा है कि तकनीकी जरूरत के चलते हुआ जर्सी में बदलाव। चेल्सी ने फ्रेंच डिफेंडर मैक्सेंस लेक्रॉय को क्रिस्टल पैलेस से साइन किया है और मैक्सेंस ने क्रिस्टल पैलेस के साथ 2032 तक का करार किया है।
इंग्लैंड के डिफेंडर जॉन स्टॉक्स ने इटालियन चैंपियंस इंटर मिलान को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने फ्री ट्रांसफर पर 2 साल का करार किया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।